हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने जो एसएससी जीडी 2024 के लिए जो फ्री बैच स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया था और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे थे वो कंप्लीट आप प्लेलिस्ट दे सकते हो। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि आप इसी तरीके से एक प्रैक्टिस बेच लेके आइए जिसमें हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री प्रैक्टिस बेच यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें जितने भी आपके लेटेस्ट पेपर हुए हैं, जैसे IBSCIO का पेपर हो गया, CGL का हो गया, CHSL का हो गया, जिसमें मेंस के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले हम करेंगे। उसके बाद में जो प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम बिल्कुल शिफ्ट वाइज या टॉपिक वाइज आप जैसा करना चाहो उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में जो हम पेपर सोल्व करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एसएससी CHSL 2023 का जो पेपर हुआ था आपका 2 नवंबर 2023 को, उसका हम पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, पूरे जितने भी 30 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो सभी सवाल करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि जब भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें जितने भी तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के, वो सारे तरीके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस प्रैक्टिस बेच को शुरू करते हैं यहाँ पे, और एक एक पेपर हम डेली यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। पहले हम CHSL के पेपर सोल्व करेंगे। तो CHSL में 2 पेपर हुए थे, एक तो आपका ये 2 नवंबर को हुआ था, एक पेपर और हुआ था, तो दोनों पेपर हम एक साथ करेंगे। ठीक है, आज हम 30 क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद में हम, जैसे आप बोलोगे CGL का स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक वाइज CGL का स्टार्ट कर देंगे या फिर CHSL का स्टार्ट कर देंगे। जो भी आपकी राय हो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा पेपर आप करना चाहते हो, टॉपिक वाइज करना चाहते हो या पेपर वाइज करना चाहते हो। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कमेंट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सुविधा के अनुसार। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे में एग्जाम अप्रोच बताऊंगा, जितने भी ट्रिक्स हैं वो सारे ट्रिक्स यहाँ पे होगी, जितने बेसिक तरीके हैं वो बेसिक तरीके भी यहाँ पे होंगे। कोई थॉट प्रोसेस का अप्रोच होगा तो वो थॉट अप्रोच की भी यहाँ पे हम बात करेंगे। यानी एक क्वेश्चन को जितने तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं वो सारे तरीके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है इस प्लेलिस्ट को, ताकि मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलता रहे। और जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए इनके हैंड रिटन के कंप्लीट आपको अर्थमेटिक के, जिसमें सारे टाइप वाइज क्वेश्चन हो, सारे कंसेप्ट हो, और साथ में जितने भी मल्टीपल अप्रोच क्वेश्चन को करने के होते हैं वो सभी इंक्लूड हो, तो आप यहाँ इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 87, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हो। नोट कर लेना 8740861949। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो। बाकी अपना खुद का ऐप भी बन गया है मैथ्स विद गजानंद के नाम से, जो अपना चैनल है इसी के नाम से अपना खुद का ऐप है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ में कोर्स पे काम कर रहे हैं तो कोर्स भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, और टोटल 30 क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से करेंगे, ज्यादा फालतू में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा हम बात नहीं करते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और जितनी भी ट्रिक्स हैं उनके साथ में। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% की कमी की जाती है, संख्या का अंतिम मान क्या होगा। दोनों लैंग्वेज में मैंने ले लिया है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लीजिए। अब ये एक तरीके से आपका सक्सेसिव है। ठीक है, कि पहले 25% का इंक्रीज किया गया है, फिर 16% की कमी की गई है। आपको बताना है कि संख्या का अंतिम मान क्या होगा। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं बात करूं बिल्कुल बेसिक से, कि मान लेते हैं कोई संख्या 100 थी शुरू में, तो पहले 100 से कितना बढ़ा दिया, 25 बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, यानी 100 का 25% हो गया 125। और फिर इसमें कमी कर दी गई कितनी, 16% की कमी कर दी गई। तो इसमें 16% की कमी कर दी गई, पहले इसमें 25% बढ़ा दिया गया। तो पहले बढ़ाया तो 125 हो गया, 16% कम किया जाएगा, तो 125 का आप 16% निकालोगे और उसमें कम कर दोगे, तो 125 का 16% कितना हो जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे 16 पंजे 80, 8 हो जाएगा कैरी, 16 दूना 32, 32 और 8 40, हाँ कैरी चली जाएगी आगे 4, और यहाँ से 16 और 16 और 4 20, डिवाइडेड बाई 100 होगा। ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 आ गया क्या, तो इसमें 20 बढ़ जाएगा। तो जब 20 बढ़ जाएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, सॉरी 20 कम होगा ना, यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं तो 20 कम हो जाएगा यहाँ से, तो आप बोलोगे 105। तो ओवरऑल कितना चेंज आया, आप बोलोगे 100 से कितना आ गया यहाँ से 105, यानी ओवरऑल कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया। तो आप बोलोगे ओवरऑल 5 बढ़ा है, यानी ओवरऑल 5% हो गया। तो 5% की बढ़ोतरी होगी, 5% बढ़ जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहां से
इसी क्वेश्चन को आप, ये तो पूरा प्रॉपर बेसिक हो गया कि 100 से आपने बढ़ाया 125 हो गया, 125 से कम कर दिया फिर 105 हो गया, ओवरऑल आपने चेक कर लिया कि 100 से कितना हो गया 105 हो गया, यानी 5% बढ़ गया। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन वाले तरीके से। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। इसी तरीके से 16% की फ्रैक्शन, तो 16% की फ्रैक्शन हो जाएगी 4/25। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे 4/25 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो 25% बढ़ाया गया है, यानी 4 से 1 बढ़ा दिया गया, 4 में 1 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। 16% कम कर दिया गया तो 25 थी, अगर कोई संख्या 25 थी तो उसमें 4 कम कर दिया, तो 25 से 4 कम करेगा तो 21 आ गया। क्लियर है। तो यहां से ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्रॉस में अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, और बाकी नहीं कट रहा है तो क्रॉस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 5 से कट रहा है तो 25, 5 बार चला गया तो 5 चौक 20, और यहां से हो गया 21। यहाँ तो 1 है तो 1 × 21 21 हो गया। ओवरऑल जो हुआ है कि 20 से 21 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ गया, आप बोलोगे 1/20। 1 बढ़ा है कितने पे, 20 पे, इंटू 100, तो कितना परसेंट बढ़ गया, आप बोलोगे 5% बढ़ गया। ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तरीके बहुत सारे होंगे, आंसर सेम आएगा, लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा तरीका लगाओ। तरीके मैं सारे बता दूंगा, यहाँ पे आपको साथ में ये भी बता के चलूंगा कि कौन सा आपको एग्जाम में लगाना है। ये तो पूरा बेसिक हो गया, ये फ्रैक्शन वाला हो गया। इसी को आप एक तरीके से भी कर सकते हो, और भी तरीके से। एक तरीका और है जिसे हम फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। आप डायरेक्ट बोलोगे, हमेशा ध्यान रखना जब भी सक्सेसिव हो, x + y + xy/100, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, अगर बढ़ाया गया है तो प्लस रखेंगे, अगर माइनस किया गया है, अगर घटाया गया है तो माइनस रखेंगे। ठीक है। तो जैसे यहां से क्या बोला गया है, सबसे पहले कि 25% बढ़ाया गया, यानी 25% बढ़ाया गया तो प्लस का 25 ही होगा, तो x की जगह तो प्लस का 25 ही रखते। फिर बोला है कि 16% कम किया गया है, तो 16% कम किया गया है तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो y की जगह -16 करोगे तो ये प्लस और ये -16 होगा। ठीक है। प्लस x × y करोगे, x तो +25 है और y है -16, तो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा बाहर, और आप बोलोगे 25 × 16 / 100। ये हो गया। तो ओवरऑल निकालने का डायरेक्ट तरीका हो गया यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास 9 माइनस 25 × 16 करोगे तो 400 / 100 हो गया, तो 4 आ गया, और यहां से आ गया 5%। ये सबसे इजी तरीका है और यही आपको एग्जाम में लगा। ये वाला तरीका आप एग्जाम में लगाओगे, फॉर्मूला आप लिखोगे नहीं, डायरेक्ट आप माइंड में करोगे कि 25 बढ़ाया गया है, 16 कम किया गया है, तो 25 - 16 9 हो गया, और फिर उस 9 में से भी 25 × 16 यानी लगभग 400 है, 400 / 100 करोगे 4 आएगा, तो 9 - 4 करोगे यानी 5%। वो प्लस में आया है, ये 5% प्लस में आया है, इसका मतलब ये इंक्रीज को डिनोट कर रहा है। अगर ये माइनस में होता तो डिक्रीज को डिनोट करता, तब हम कर देते 5% की कमी होती। अगर यहाँ पे -5 होता तो 5% कमी हो जाती, यहाँ पे प्लस में आया है इसलिए यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। प्लस और माइनस से ध्यान पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हो गए यहाँ से 3 तरीके। तरीके बहुत सारे होते हैं, और भी हम जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और भी तरीके आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या है वो 1,75,000 थी। यदि पिछले 2 वर्ष में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब इसको करने की वही सक्सेसिव हो गया कि पहले 4% बढ़ा फिर 5% बढ़ा, तो ये सक्सेसिव हो गया क्या। और सक्सेसिव का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होगा। ओवरऑल अगर हमें देखना हो तो 4 + 5 9 प्लस 5 और 4, यहाँ तो दोनों ही बढ़ रहे हैं तो प्लस में आएगा, 5 चौक 20, 20 / 100 करोगे तो 0.2 होगा क्या, यानी आप बोल दोगे डायरेक्ट ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया, 9.2%। ओवरऑल जो जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ गई, 9.2%। तो आप बोल दोगे 1,75,000 का 9.2% बढ़ा दो 1,75,000 में, उसको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है आपको, 9.2% है, तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, 175 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, 92 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप देख लो पहले 9% की वैल्यू कितनी होगी, फिर 0.2% की वैल्यू निकाल देना, या फिर उल्टा कर दो कि 10% की वैल्यू निकाल दो, 10% की वैल्यू निकाल दो, एक्स्ट्रा निकाला और इसमें से 0.8% कम कर देना। 2 तरीके हैं कैलकुलेशन करने के। तो यहां से देखो मैं सबसे पहले आपको इजी तरीके से बता देता हूं कि 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से 9% निकाल दीजिए। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो से 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, तो 2 जीरो है, 2 जीरो तो काट दिया, यानी 1% की वैल्यू हो गई 1750। तो 9% की वैल्यू कितनी होगी, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0, 9 × 5 = 45,
कैरी चला जाएगा आगे 4, 9 7 63, 63 और 4 जोड़ोगे 67, और ये 6 और 9 और 6 15। तो 15,750 तो ये होगी 9% की वैल्यू, और 0.2% की वैल्यू चाहिए। तो आप बोलोगे यहाँ से 1% की वैल्यू तो ये हो गई, और 0.1% की वैल्यू ये हो गई, 0.2% की वैल्यू चाहिए। 0.1% की वैल्यू 175 है, तो 0.2% की वैल्यू कितनी होगी, इसका डबल बोल दोगे तो 350। तो यहां से कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 16,100 रुपए। तो 9.2% की वैल्यू हो गई 16,100 रुपए। तो इसमें जोड़ दो 16,100 रुपए, यही इसका आंसर हो जाएगा। 1,75,000 थी, 1,75,000 में 16 जोड़ोगे तो 75 में 16 जोड़ोगे तो 91 हो गया, और 100 एक्स्ट्रा है, तो 1,91,100 आ गया। इस तरीके से आप एग्जाम में करोगे। क्लियर है? डायरेक्ट आप बोलोगे यहां से ओवरऑल देख लोगे 9.2% आ गया, इसमें 9.2% बढ़ा दीजिए। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आपका कैलकुलेटिव थोड़ा सा बन जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से लिख सकते हो 1,75,000 है, इसमें 9.2% इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहां से आप बोलोगे 109.2%। इसको सोल्व कर दो, ये एग्जैक्ट आ जाएगा आपके पास आंसर, ये वाला 191,100। या फिर इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये हो गया पहला तरीका जो एग्जाम में आपको लगाना है। दूसरा तरीका इसको करने का, आप बोल सकते हो 1,75,000 है, पहले इसमें 4% बढ़ा, फ्रैक्शन मेथड बता रहा हूं, तो 4% बढ़ा, 4% का मतलब 1/25 यानी 25 से 26 होगी। और फिर 5% बढ़ा है, 5% का मतलब 1/20, तो 20 से 1 बढ़ गया 21 हो गया। इसको सोल्व करोगे तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। इसमें देखो आप क्या देख सकते हो, देखो 25 और 20 है, ये तो कट जाएगा। ये जो आंसर होगा ये 13 का मल्टीपल होगा और 7 का मल्टीपल होगा। तो मैं यहां से ऑप्शन मेथड से चेक कर लूंगा कि 13 और 7 दोनों से कौन सा ऑप्शन है वो कट रहा है। ठीक है, 13 और 7 से, 13 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए और इनसे ऑप्शन से चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। वो तीसरा तरीका हो गया, और यहां से दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो यहां से ही हो गया। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, यहां से अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव और बनाना चाहो इस क्वेश्चन को, जैसे जैसे दूसरे तरीके होंगे ना वो कैलकुलेटिव हो जाएंगे। फिर पहला ये ही बेस्ट तरीका है एग्जाम में करने का, दूसरा तरीका ये है, इसमें आप ऑप्शन मेथड से हटा सकते हो ऑप्शन को और कर सकते हो। तीसरा तरीका 1,75,000 है, पहले 4% बढ़ाया गया तो 104%, ये इतना बढ़ गया, और 5% बढ़ाया गया तो 105%। ये होगा इसका पूरा प्रॉपर बेसिक तरीका। जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं वो ये तरीका करेगा, जिससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। इससे थोड़ा सा जिसने थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी तो ये वाला तरीका लगाएगा, और जिसने मेरे से पढ़ा होगा तो ये वाला तरीका लगाएगा, वो डायरेक्ट आंसर कर देगा। और एग्जाम में ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, टाइम बहुत जरूरी है, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप पेपर को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट बहुत सभी स्टूडेंट्स को आते हैं, किसी भी क्वेश्चन आप दे दो उनको वो कर लेंगे, बेसिक से कर देंगे, किसी और तरीके से कर देंगे। लेकिन आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जल्दी करते हो, जितना जल्दी करोगे और सब्जेक्ट जो आपके वीक है उसमें ज्यादा टाइम दे पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो टाइम जरूरी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार चेयर और 3 टेबल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2100 है। तो आप बोलोगे 4 चेयर और 3 टेबल का, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 2100 है। ठीक है, 5 चेयर और 2 मेज का, 5 चेयर प्लस 2 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास है 1750, ये आपको दे रखा है। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है एक कुर्सी का प्राइस क्या होगा, एक कुर्सी का प्राइस क्या होगा। अब देखो इसको करने का ये बेसिक तरीका है आपके पास, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हम 9th 10th में पढ़ते हैं कि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आपसे एक वेरिएबल की वैल्यू पूछा है, कैसे निकालोगे। आप बोल दोगे यहां से कि यहाँ से हमें सी चाहिए, यहाँ से चेयर चाहिए, तो इस टी को क्या कर दो आप सेम कर दो और माइनस कर देंगे। तो यहां से सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, वो कट जाएगा। यहाँ पे 8 बनेगा और यहाँ पे 15 बनेगा, तो 15 - 8 करोगे, तो 15 - 8 करोगे यानी 7C आएगा, और इधर आएगा या कितना 17 × 51, ये होगा 5250, और इधर बन जाएगा ये 4200। तो 5250 में से 4250 घटाओगे तो ये होगा 1050, ये बनेगा। तो 7C की वैल्यू कितनी है, 1050 है, तो 1C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 150 हो जाएगी क्या, ये होगा इसका आंसर। एक चेयर का प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ से 150 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीका। अगर आप इस तरीके से ना करना चाहो, इसकी वैल्यू चाहो, तो देखो इसको तरीका भी एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ यहाँ से इसको सोल्व करने की। क्या कर सकते हो आप, जैसे आपको ये चेयर वाला चाहिए ना, तो चेयर को तो छुपा लो और यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 17×3 = 51, तो 5250 होगा। और इधर 21 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4200 बनेगा। ये सेम बनेगा, माइंड में करोगे, इनका डिफरेंस कर दोगे यहाँ से तो कितना आएगा, 1050 आएगा, डिवाइडेड बाय, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, 15 - 8 करोगे डिवाइडेड बाय 7, तो ये एक चेयर की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 150। ना तो आपको कुछ क्रॉस इनको मल्टीप्लाई करना है ना कुछ और करना है। ये बिल्कुल ट्रिक है। जब आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हो, दो वेरिएबल दे रखा हो, जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसको हम छुपा लेते हैं और बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें यहाँ पे टी का चाहिए होता तो हम इसको छुपा लेते और यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और बाकी का इसको तो डिवाइड करना ही था, ये करना था। ये तरीका है, बाकी और भी आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे जब हम धीरे धीरे और भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। एक बार चीजों को समझने में थोड़ा नई चीज सीखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन बार बार वही चीज आप देखोगे तो फिर इजी तरीके से आपको लगने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या बोला है, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो मोड बताना है। मोड क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे बोला नंबर ऑफ पेशेंट है, तो सबसे ज्यादा बार किसमें है पेशेंट, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा पेशेंट इसमें है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ से सबसे जो होगा इनके करस्पॉन्डिंग कन्फाइनमेंट होगा वो कितना है, 8 है। तो यहाँ से जो सबसे मैक्सिमम आपको इसमें देखनी है नंबर्स ऑफ कैंडिडेट जो भी आपको दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो होगा मोड। तो 7 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 8 है, तो ये होगा इसका मोड होगा। 7 मत कर देना, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो दे रखा होगा वो इसका मोड होगा। बहुत ईजी सवाल था। एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं और 40% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों का औसत है वो 55 वर्ष है। अब देखो यहां से क्या बोला है कि 60% है वो आपके पास मेल है और 40% फीमेल है, ठीक है। इनका जो एवरेज है वो आपके पास 55 है और महिलाओं का जो एवरेज है वो 45 है। आपसे पूछा गया है सभी सदस्यों का एवरेज बताओ। तो ये तो बहुत इजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप देखो यहां से ये कर लो, 60 और 40 आपको दे रखा है, ये 60 है ये 40 है, इनका रेशियो ही निकाल लो। हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, आप इनके रेशियो से भी काम चल जाएगा। देखो 60% और 40% है, इनका जब आप रेशियो निकालोगे तो वो कितना होगा, 3:2 होगा। इनका जो एवरेज है आपसे बोला है 55 है, इसका एवरेज है वो 45 है। ओवरऑल आपसे पूछा गया है, जब भी आपको रेशियो देके इनका एवरेज दे रखा हो और ओवरऑल पूछा जाए तो देखो इसको करने का डायरेक्ट तरीका बताता हूं। आपसे डायरेक्ट तरीका क्या है, आप बोल दो यहां से 45 और 55 है, यानी एवरेज आपको बराबर करना है। जो आपके पास देखो इस तरीके से बोल दो कि ये तो 3 आदमी हैं, ये 2 औरतें हैं, ठीक है। इनके पास 3 आदमियों के पास में 55 रुपए हैं और इन 2 महिलाओं के पास में 45 रुपए हैं। अब इन 5 व्यक्तियों के बीच में आपको बराबर बराबर बांटना है इन पैसों को। तो कैसे बांटोगे आप, मैं ये बोल देता हूं कि इनके पास अगर 45 है तो इनके पास भी 45 ही है, 45 तो है इनके पास, इनके 45 तो हैं और 10 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं इनके पास, ठीक है। तो 45 अगर एवरेज में मान लो कि इनके पास अगर मैं 45 रुपए बराबर करना चाहूं तो 45 तो है इनके पास, तो हो गए 45। इनके पास 45 से कितना ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा है, और ऐसे कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 30 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। उस 30 रुपए को और बांट दो आप, इस 30 रुपए को इन 5 के बीच में और बांट दो, तो 45 और 6 51 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। अब ये समझाने में थोड़ा सा क्या आपको ज्यादा लेंथी लग सकता है, बाकी आप जब एग्जाम में करोगे तो इस तरीके से ना करके माइंड में ही आप करोगे और ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लोगे, और मैंने एसएससी जीडी में जो एवरेज का टॉपिक पढ़ाया था एक बार वो क्लास आप देख लेना, आपके सारे जो माइंड में अप्रोच के तरीके होते हैं, ठीक है, थॉट प्रोसेस वाला, उसमें मैंने पेन भी नहीं लगा, जितने भी क्वेश्चन हैं उसको थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं वो मैंने सारे तरीके बताए हैं। एक बार वो क्लास जरूर देखना आप, ठीक है, बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी उस क्लास में, मैंने पूरा प्रॉपर बेसिक तरीके से समझाया है। तो यहां से 45 55 आप देखोगे 45 करना है तो 10 ज्यादा है, 10 या 30 में और 30 को और बांट देंगे 5 में, तो यहां से 30 को 5 में बांटेंगे तो प्रत्येक के 6 रुपए और पाती आएंगे, तो यहां से ये हो जाएंगे 45 और 6 51, तो यहां सबके हिस्से में 51 रुपए हो जाएंगे। ये हो गया आंसर। बाकी इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या होगा, इनको करने का तरीका देखो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 55 × 3 करोगे 5 या 15 और 16 165 प्लस 45 × 2 करोगे तो 90 और डिवाइडेड बाई ये टोटल पैसे हो गए इतने, इनको किस में बांटना है, 5 व्यक्तियों में बांटना है, 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहां से होगा आपके पास ये हो गया 255 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां से आ गया 51। ये होगा पूरा बेसिक तरीका।
इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ से कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, इससे अच्छा हम डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से करते हैं। तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो क्या बोला है, कोट की पावर 4a प्लस कोट स्क्वायर a है वो 1 के बराबर है। तो यहां से देखो क्या चीज दिख रही है आपको, कोट स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो मैं बोल देता हूँ कोट स्क्वायर a मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया आपके पास कोट स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां से आपको कोट स्क्वायर a प्लस 1 क्या होता है, तो आप बोलोगे कोट स्क्वायर a प्लस 1 कोसेक स्क्वायर होता है, क्योंकि यहां से देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये भी 1 होता है। तो यहां से आप क्या बोलोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां से ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप बोलोगे कोट स्क्वायर ए है, वो आपके पास क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर ए है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया, उधर जाके साइन स्क्वायर ए बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर ए। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहां से कोस स्क्वायर ए के टर्म में चाहिए। तो देखो यहां से कोस स्क्वायर के टर्म में कैसे बना सकते हैं, तो यहां से देखो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कोस अपॉन साइन, तो कोस यहां से बनेगा कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए बनेगा, उधर जाके साइन की पावर 4 बन जाएगा। अब भी यहाँ पे साइन के टर्म में आ रहा है, कोस में नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करेंगे कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप बोलोगे 1 माइनस, अब साइन की पावर 4 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये इसी तरीके से तो लिखा हुआ है, और इधर है कोस स्क्वायर ए, तो ये बन गया आपके पास कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को लिख दो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस की पावर 4 माइनस 2 कोस स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के। और यहां से आप चीज लिखोगे, ये जो कोस स्क्वायर है ये उधर चला जाएगा, तो ये तो 0 बन गया यहाँ पे, और ये बन गया 1 प्लस कोस की पावर 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर, और हमें इसी की तो वैल्यू पता करनी है, कोस की पावर 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो -1 बन जाएगा क्या, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक सवाल था, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगेगी, ना कोई वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो इसको, तो ये प्रॉपर वे है, तरीका आप लगाओगे और इसी तरीके से आप सोल्व करोगे। मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इसको पूरा डिटेल में लिख दिया, बाकी जब आप एग्जाम में करोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं छुपा सकते हो, जैसे यहाँ से कोसेक स्क्वायर है तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर है, और इधर देखते ही ये बन जाएगा पूरा का पूरा। तो एक दो स्टेप आप निकाल सकते हो बाहर, बाकी यही तरीका लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या बोला है, 3/2 का स्क्वायर है, 2/3 की पावर -4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर -2। तो सबसे पहले तो x से निकाल लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप बोलोगे 3/2 है, इसकी पावर 2 है, ये जो माइनस में है इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको उल्टा कर दो आप, तो ये हो जाएगा 3/2 की, ये उल्टा कर दो और तो ये बन जाएगा +4। क्लियर है, जैसे यहाँ से 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, x की पावर -2 है, तो ये क्या है, ये लिखा हुआ है 1/2, इसका उल्टा है ये 1/2 की पावर 2 है, तो इसका जब उल्टा करोगे तो 2/1 बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर माइनस को हटाना है यानी इसको आप रेसिप्रोकल को उल्टा कर दो, 2/3 है तो 3/2 की पावर 4 लिख दो, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 3/2 की पावर, यहां से ये घाते जुड़ जाएगी, ये बन गया 6। ये तो आपके पास अक्स आया, अक्स की वैल्यू क्या आई है 3/2 की पावर 6, लेकिन आपसे अक्स नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है अक्स की पावर -2। तो अक्स की पावर -2 है, दोनों तरफ -2 लगा दो आप, तो -2 लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा 3/2 की पावर 6 है और -2 है, तो -12 बनाइए, तो 3/2 की पावर -12 बन गया। लेकिन इस तरीके का तो ऑप्शन आपके पास दे ही नहीं रखा जिसमें माइनस हो, इसी को प्लस में बना देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3, इसका उल्टा लिख दोगे 2/3 की पावर 12, तो जो आंसर होगा वो बनेगा 2/3 की पावर 12, यानी ऑप्शन 3 बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या बोला है, ये तो बहुत इजी सवाल है, इसमें आपको देखो पेन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से एक धनराशि को ए बी सी के बीच में बांटा गया है, 3 लोगों के बीच में बांटा गया है 4:3:6 के अनुपात में। यदि सी का हिस्सा है वो 20 से 600 अधिक है, सी का जो हिस्सा है वो 20 से 600 रुपए अधिक है, यानी सी को 20 से 600 रुपए ज्यादा मिले हैं। आप यहां से मुझे बताओ कि सी को 20 से कितना ज्यादा मिला है, तो यहां से आप बोलोगे 3 यूनिट ज्यादा मिला है, 3 यूनिट ज्यादा मिला है, और इस 3 यूनिट की वैल्यू यहां पे कितनी दे रखी है 600, एग्जैक्ट 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 200। आप यहां से ध्यान रखोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई
200। अब हमें कुछ भी पूछा जाए हम बता सकते हैं। आप अगर तीनों की पूछा जाए, तीनों की बता दोगे, 800 होगी, 600 होगी और यहाँ से 1200 होगी। तो आपसे पूछा है ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी, तो ए को बी से कितनी ज्यादा मिली है, 1 यूनिट ही मिली है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200, और यही इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में करने हैं। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास क्वेश्चन इजी हो और उसे हम थॉट प्रोसेस से कर सकते हो, तो फिर आपको पेन नहीं लगाना। पेन लगाओगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां से देखो 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला यहां से P ऑफ A यूनियन B, इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B, इसमें से आप घटा दीजिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहां पे इंटरसेक्शन आएगा और यहां पे यूनियन आएगा। एक तो फॉर्मूला ये है। एक आपके पास यूज आ रहा है P ऑफ A बार, P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, कि A और B के कॉमन लिंक न होने की प्रायिकता। तो ये होती है आपके पास 1 माइनस P ऑफ A यूनियन, ये होते हैं। ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। आपसे ये पूछा है तो ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाले निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे? अब देखो सब कुछ दे रखा आपको, P ऑफ A दे रखा है, P ऑफ B दे रखा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है। तो आप बोलोगे 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा आपके पास P ऑफ A यूनियन B। एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 यानी 5/8। तो ये A यूनियन B आ गया 5/8, और यहां से आ गया 1 माइनस 5/8, यानी ये हो गया आपके पास 3/8। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो 3/8 हो जाएगा। तो इसमें तो 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से एलजेब्रा का सवाल है। A माइनस 2B की वैल्यू 8 है, 2AB की वैल्यू 9 है, A प्लस 2B का मान क्या होगा। एक तो यहां से डायरेक्ट पुटिंग मेथड से आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस है वो 8 होना चाहिए, इनका मल्टीप्लीकेशन 9 होना चाहिए। तो आप बोलोगे यहां से A की वैल्यू में क्या बोल दूं, 9, और इस 2B की वैल्यू 1 हो जाए। इस 2B की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 9 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन को। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, A की वैल्यू 9 है प्लस 2B की वैल्यू 1 है, तो आंसर हो गया 10। ये तो हो गया पहला तरीका, जिसमें आप देखते ही आपने पुटिंग मेथड लगा दिया कि A की वैल्यू 9 मान लिया, 2B की वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर हो जाएगा 10। क्लियर है? अगर इसको बेसिक से करना हो तो कैसे करोगे, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है x माइनस वाई, ये दे रखा है x माइनस वाई है, ये आपको एक्स वाई दे रखा है ए बी के टर्म्स में, और यहां से आपसे पूछा है x प्लस वाई। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको x माइनस वाई दे रखा हो और x प्लस वाई पूछा हो, तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट x माइनस वाई, जो दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो। अगर यहां पे प्लस में पूछा है तो प्लस 4xy। अगर इसी की जगह उल्टा पूछ लिया जाए कि आपसे पूछ लिया जाए x माइनस वाई पूछ लिया जाए, तब आप क्या करोगे कि जो आपको दे रखा है x प्लस वाई उसका स्क्वायर करोगे, यहां पे माइनस में चाहिए तो माइनस का 4xy। दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से आपसे ये पूछा है तो आप क्या बोलोगे, जो दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो। तो यहां से 8 का स्क्वायर करोगे 64 प्लस 4xy। अब यहां से जो xy है वो ये नहीं है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले, तो 2ab आ रहा है और 2ab को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 2ab है, 2ab की वैल्यू 9 दे रखी है, तो यहां से ये हो गया 64 प्लस 36 हो गया 100, 100 का रूट करोगे तो ये हो गया 10। ये आ गया इसका आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके बेस्ट हैं, लेकिन आप अगर आपको दिख जाए डायरेक्टली तो ये वाला तरीका लगा दो, 2-4 सेकंड आपके बच ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से फिर से एवरेज का सवाल आया है कि एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार है वो 52 kg है। और हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज के सवाल को मैं कभी भी बिना पेन लगाए तो मैं कभी करता ही नहीं हूं, बिल्कुल डायरेक्ट हम थॉट प्रोसेस से करते हैं बिना कुछ पेन लगाए। बस वो एक क्लास आपको देख लेना है, उसी क्लास से आपका काम हो जाएगा। जितने बेस्ट टाइप के सवाल हैं उस क्लास में मैंने आपको बता दी है। वो बताया तो मैंने एसएससी जीडी के लिए है, लेकिन वो एसएससी के सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। क्या बोला है कि 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 था, यानी 40 विद्यार्थियों के पास 52 रुपए थे सबके पास में। अब जैसे ही टीचर उसमें शामिल हो गया कक्षा में, तो क्या हो गया, इस एवरेज में जैसे शामिल हुआ तो सबका एवरेज 500-500 ग्राम बढ़ गया। इस 500 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि सबके हिस्से में 500-500 ग्राम बढ़े हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे टीचर आया हाँ तो सबके हिस्से में 500-500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम का मतलब आधे केजी,
जैसे ये सबके पास 52 रुपए हैं तो अट्टनी अट्टनी सबके पास में बढ़ गई, ठीक है, 50 पैसा। तो ऐसा बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो टीचर आया है तो टीचर ने एक्स्ट्रा रुपए लेके आए हैं। अगर 52 टीचर के पास भी 52 रुपए ही होते तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एवरेज ही क्या हो जाता है, सबके पास ही 52 रुपए हो जाते। ये 500 ग्राम जो बड़े हैं वो क्यों बड़े हैं, क्योंकि वो 500 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आए हैं। किनका? जो बाकी के जो 40 स्टूडेंट थे उनका, और खुद का 500 ग्राम ये एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो आप क्या बोलोगे कि 41 स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा लेके आए हैं 0.5 kg, ठीक है। तो 41 इंटू 0.5 kg करोगे ना आप, 41 इंटू 0.5 kg, इतना एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो इतना एक्स्ट्रा कितना हो गया, ये होगा आपके पास 20.5 kg, इतना होगा आपके पास। तो 20.5 kg एक्स्ट्रा लेके आए हैं, किससे? 52 kg से। तो 52 kg प्लस 20.5 जोड़ दोगे तो ये होगा 72.5 kg। क्लियर है? केवल आपको ये देखना है कि एक्स्ट्रा जो आए हैं वो एक्स्ट्रा आया है तो वो एक्स्ट्रा लेके आए हैं, और सबको हिस्से में बांटने के लिए एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो 40 स्टूडेंट तो थे और खुद एक था, यानी 41 थे। 41 में सब ने 500 ग्राम बढ़ाने थे, तो सब में ये बढ़े हैं तो एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो एक्स्ट्रा लेके आए तो कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 20.5। तो 52 तो था ही, और 20.5 और एक्स्ट्रा हो गया, तो इतना लेके आए हैं वो। एक गोले का व्यास है, उसमें 30% के इंक्रीज किया जाता है, इसके आयतन में कितना परसेंट इंक्रीज होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, देखो आयतन क्या होता है गोले का, तो आप बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है ना, ये तो कांस्टेंट है, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर यहाँ पे किस पे फर्क पड़ रहा है? रेडियस पे। तो अगर आपको डायमीटर दे रखा हो चाहे रेडियस दे रखा हो, डायमीटर दे रखा हो तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का आधा होता है। यानी डिपेंड किस पे कर रहा है? इसमें भी तो रेडियस पे कर रहा है, ठीक है। तो अगर डायमीटर को बढ़ाया है तो रेडियस भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो डायमीटर का दे दो चाहे रेडियस का दे दो, बात एक है। क्लियर है? तो जो वॉल्यूम होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। आर क्यूब का मतलब सक्सेसिव हो गया 3 बार। तो 30% का सक्सेसिव आप निकालोगे 3 बार, वहीं इसका चेंज होगा। तो ये परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे? डायरेक्ट तरीका बताता हूं यहां से सक्सेसिव निकालने का, 3x² x क्यूब। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है इफेक्टिव रेट निकालने के लिए। तो 30% की आप देख लोगे 3 साल के लिए कि कितनी यहां से इफेक्टिव रेट होगी, यानी यहां से कितना इफेक्टिव इंक्रीमेंट होगा। तो आप बोलोगे 3×9 यानी 90, 3×900, 900 इंटू 3 से करोगे तो 2700, और 30 का क्यूब करोगे तो 27,000, ये होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो स्लेस दे रखा है वो यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद में 2 डिजिट ही रखना है आपको, तो 2 डिजिट रखने हैं, बाकी का यहाँ पे कैरी में आ जाता है। तो 270 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 270 इधर आ गया, तो यहाँ पे बन गया 70, और यहाँ पे 29। अभी भी यहाँ पे क्या बन रहा है? अभी भी यहाँ पे देखो 4 डिजिट है तो 2 डिजिट ही रखने हैं, तो 29 है इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 और 2 11 119, और ये जो फर्स्ट लेस है इसकी जगह पॉइंट लगा दो, तो यहाँ से बन गया 7000 है। तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो होगा 119.7%, 119.7%। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 30% बढ़ा है तो 30% की फ्रैक्शन क्या हो गई? 3/10, यानी पहले अगर 10 थी तो बाद में कितनी हो गई? 13, और इस तरीके से 3 बार इंक्रीमेंट किया गया है, तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, तो ये हो गया 1000 से 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। तो यहां से आप बोलोगे 100 से कितना हो गया? 219.7। तो 100 से 219.7 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 119.7%, ये हो गया। या फिर मैंने जो पहला तरीका बताया था आपको पहले क्वेश्चन में कि आप 30%, 30%, 30% का सक्सेसिव निकाल दो, उसको बढ़ा बढ़ा के देख लो, तो ये लगभग इतना आएगा। या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका, बेसिक तरीका कि 100 मानो, फिर 30 बढ़ाओ, फिर 30 बढ़ाओ, फिर 30 बढ़ाओ, ये तीसरा तरीका। चौथा तरीका यहां से कि आप फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं तीसरा ही नाम दे देता हूं। आप डायरेक्ट बोल दोगे x प्लस वाई प्लस जेड। हमेशा ध्यान रखना अगर अलग अलग दे रखा हो, अलग अलग रेट दे रखी हो, तब ये लगता है 3 साल के लिए सक्सेसिव का। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। यहाँ पे तो तीनों सेम ही थे, इसीलिए जो फॉर्मूला है ये शॉर्ट में ये बन गया 3x² और यहाँ पे x क्यूब, और यहाँ पे स्लेस लगा देते हैं तो ये शॉर्ट में बन जाता है, फिर सोल्व नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी? 21/2 होगी।
कटोरे का आपको बोला है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलोगे 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है। तो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21/7, 21/7 सॉरी 21/2 है, 21/2, 21/2 और 21/2। बस इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट अगर सोल्व नहीं करना चाहो तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो संख्या होगी वो मल्टीपल किसका होगी। देखो 7 से अगर काटेंगे हम तो 7 या 21 होगा, 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 11 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो ये चला गया। अभी भी जो संख्या आ रही है वो क्या आ रही है कि जो संख्या होगी वो 11 का मल्टीपल होगी, यहाँ से 7 से भी डिविजिबल होगी, 7 और 11 का डिविजिबिलिटी लगा दोगे, 7 और 11 का आप चेक कर लोगे और जो ऑप्शन दिखेगा वहीं इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से 11 का चेक करूं या फिर यहाँ से 7 का चेक कर लो, या मैं तो डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप चेक करते रहना, ठीक है, ऑप्शन से। तो यहाँ से देखो कितना बनेगा, 21 का स्क्वायर करोगे 441 बनेगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 11 का मल्टीप्लीकेशन ट्री क्या होता है 1, 4 4 1 5, 4 4 8 और 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये बनेगा 24 दूना 48, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 24 25.5, 24 25.5 ये होगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग है, यात्रा का 1/4 भाग है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यात्रा का 1/2 भाग है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यात्रा का शेष भाग है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप बोलोगे यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं दे रही कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो हम क्या कर लेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे कोई भी जो इनसे कट रही हो। तो देखो 25 40 और इनसे कटनी भी चाहिए, और यहां से बोला है 1/4 1/2, तो जब भी फ्रैक्शन दे रखा हूं तो नीचे वाली फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन मान लेना आप। तो 4 2 और तो कुछ नहीं है, तो 4 और 2 है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 8 हो गया लगभग, ठीक है। तो आप 8 मान लो, और यहां से 25 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, यानी वो डिस्टेंस मान लेता हूं 800। मैंने टोटल डिस्टेंस मान ली 800। अब ये बोला है कि इस 800 का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग कितना होगा, तो यहां से आप बोलोगे 200 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। इस 200 किलोमीटर को कितनी स्पीड से, 25 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा, आप बोलोगे इसमें टाइम लगेगा 25 चौक 100 यानी 8 घंटे लगेंगे, ठीक है। फिर बोला है 1/2 भाग, तो इसका 1/2 भाग यानी आधा भाग 400 किलोमीटर को, इससे वो चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको लगते हैं 10 घंटे। और शेष भाग को, शेष भाग, तो शेष कितना होगा, देखो 4 और 2 600 किलोमीटर तो हो गए, तो बचा कितना 200 किलोमीटर तो बचा। इस 200 किलोमीटर को वो 50 से चलता है, तो यहां से इनको लग जाता है 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे थोड़े लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, तो इनको लगते हैं 4 घंटे। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी यहां से, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 800 है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, आप सभी को जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 12 और 10 22, तो 22 ओवर घंटे लगेंगे यहाँ से, तो 22 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 400 डिवाइडेड बाई 11, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/4, तो 9 चौक 36 सही 4/11 आ जाएगा, 36 सही 4/11 होगा आंसर। 3 वाइन है ए बी और सी, ये सांद्रता है क्रमशः 10%, 20% और 30% है, उन्हें 2:3 अक्स के अनुपात में मिलाया गया है, तो परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोल बनता है, अक्स का मान क्या होगा। क्या वही क्वेश्चन आ गया क्या जो 2 के लिए था, रेशियो दे रखा था और उसमें आपको एवरेज बताना था, सेम वही है कि रेशियो आपको दे रखा है 2:3 अक्स, और इनकी कंसेंट्रेशन है वो 10%, 20% और यहाँ पे दे रखी है 30%, ये परसेंट में दे रखी है। ओवरऑल जो होनी चाहिए वो 23 होनी चाहिए, ये आपको दे रखा है। उसमें हमसे पूछा गया था 2 के लिए, 3 के लिए वो सेम करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 प्लस 60 प्लस 30 अक्स ये होगा, और इनको जब आप डिवाइड करोगे किससे, 3 प्लस 2 प्लस अक्स से, तो 5 प्लस अक्स, और ये क्या आना चाहिए आपके पास 23 आना चाहिए। भाई इतना पार्ट क्या होता है, यही तो एवरेज निकालते हैं, इसी तरीके से मैंने बताया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय किन में बांटना है, इनमें बांटना है, इस रेशियो में बांटना है, तो ये निकाल दिया। मुझे बताइए 2 जो 5 प्लस एक्स है ये पलट के उधर चला जाएगा, तो मैं इस तरीके से लिख दूं यहाँ से 5 प्लस एक्स इधर ले आऊं तब भी ठीक है। 23 चौक 92, 23 पंजे 115 बनेगा, यहाँ से 115
और यहां से 23x बनेगा, 23x इधर आके क्या बन जाएगा 7x बन जाएगा। 6 और 2 80 बन गया, ये 80 उधर जाके उधर चला गया और यहाँ पे बन गया आपके पास 35 बन गया। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई। और यही आपसे पूछा गया था, अक्स की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर है यहाँ से? तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्या बोला गया है कि ए और बी, और ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। इस टाइप का सवाल थोड़े से टाइम टेकिंग रहते हैं अगर आप बेसिक से करोगे तो। क्या बोला है कि ए और बी हैं वो प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संतरे हैं। ए बी से कहता है कि यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास, तुम्हारे पास जो बचे हुए संतरे हैं उससे दुगनी हो जाएंगे। और बी उत्तर देता है कि यदि तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे हुए संतरों के संख्या के बराबर हो जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि ए के पास कितने संतरे थे। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करूं तो एक बार मैं बेसिक तरीका बता देता हूं, फिर हम बात करेंगे एग्जाम में कैसे करना। बिल्कुल प्रॉपर बेसिक तरीका। दो व्यक्ति हैं ए और बी हैं, हमें नहीं पता इनके पास कौन कौन सी संख्या में है संतरे, तो आप बोल दोगे एक के पास x है, बी के पास y है इनिशियली शुरू में। अब क्या बोलता है कि ए बोलता है बी से, ए बोलता है बी से अगर बी मुझे 10 संतरे दे दो तुम, तो यहां से अगर 10 संतरे देगा बी तो इसके पास तो 10 संतरे कम हो जाएंगे और ये इसके पास 10 संतरे ज्यादा हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि ए बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो इसके पास इतने, इसके पास इतने, तो तुम्हारे पास जो बचे हुए संतरे हैं उसके दुगने हो जाएंगे मेरे पास, इसके दुगने हो जाएंगे मेरे पास। तो ये पहली इक्वेशन आपसे बोली गई है, पहली कंडीशन बोल दी। अगर तुम मुझे 10 संतरे दे देते हो तो तुम्हारे पास जो बचे हुए संतरे हैं उसके दुगने हो जाएंगे मेरे पास, तो ये हो गई कंडीशन। फिर दूसरी बात क्या बोलता है, दूसरी बात बी बोलता है अगर ए तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो इसके पास हो जाएंगे x माइनस 10, इसके पास हो जाएंगे y प्लस 10। तो ये बोलता है कि दोनों के पास हमारे बराबर बराबर हो जाएंगे, ये दूसरी कंडीशन बोल दी और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो सोल्व कर सकते हो। यहां से आप सोल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x है और इधर 2y है तो x माइनस 2y होगा, और यहाँ पे 10 है और उधर है आपके पास -20, तो ये बनेगा आपके पास -30, ये बनेगा। इधर आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा x और y है इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये बच जाएगा 20। दो इक्वेशन बन गई। हमें क्या चाहिए, एक के पास चाहिए तो x की वैल्यू चाहिए, तो y को हटाना पड़ेगा हमें। तो आप क्या कर दो, यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर बराबर बराबर कर दो और y को हटा दो। तो मैं बोल देता हूँ y को हटाना, तो मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बनेगा 2x, ये 2y बनेगा, यहाँ पे माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा पूरा का पूरा, प्लस माइनस। 2x माइनस का है तो माइनस 2x और x घटाओगे तो माइनस का x होगा, और यहां से बन जाएगा आपके पास माइनस का 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 70, x की वैल्यू आ गई 70। ये तो हो गया पूरा प्रॉपर बेसिक तरीका जिसमें आप x और y मान के कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है देखो, आपको आप यहां से एक चीज ये देखोगे, जब दूसरी लाइन इसने बोली है कि जब b है, जब a b को 10 देगा तो दोनों के पास बराबर बराबर हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो दो व्यक्ति है ना a और b, अब b बोल रहा है a से कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि b के पास क्या है, कम है और इसके पास ज्यादा है संतरे, और जैसे ही a इसको देगा तो a लगभग यहां पे आ जाएगा, ये 10 इसके पास ज्यादा हो जाएंगे और इसके पास जैसे 10 कम होंगे तो ये बराबर बराबर हो जाएंगे कि यहाँ से, इस तरीके से तो होगा। पर जैसे मान लीजिए इसके पास तो ज्यादा है संतरे, इसके पास कम है, और जैसे ही ये संतरे 10 कम करेगा अपने तो इसके 10 संतरे बढ़ाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या बोल दोगे कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 और 10 20 का। इन दोनों के बीच में गैप तो 20 का है और एक के पास संतरे हैं वो ज्यादा है 20 से ज्यादा है। तो हमें दो चीज पता चल गई कि एक के पास संतरे हैं वो 20 से ज्यादा है और इन दोनों का जो गैप है वो आपके पास 20 का गैप है। अब आप ऑप्शन मेथड लगा सकते हो, दोनों कंडीशन अप्लाई करवा दीजिए। कैसे, जैसे मैं ऑप्शन से करता हूं, देखो ये ए के पास है तो ए के पास 17 है, तो अगर ए के पास 17 है तो बी के पास तो कम होंगे, कितने 20 कम होंगे, तो बी के पास 50 है। अब दूसरी कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा देंगे, कैसे कि जैसे ए ने बोल रहा है कि अगर बी इसको 10 दे देता है तो दुगना होना चाहिए इसके पास, तो अगर ये इसको 10 देगा तो इसके पास कितने बन जाएंगे 80 बन जाएंगे, इसके पास 40 हो जाएंगे, और ये डबल हो गया क्या यहाँ से 40 का डबल, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगर जैसे यहां से चेक करोगे तो 50 है, दूसरे के पास कितने होंगे 30 ही तो होंगे,
और 30 होंगे, और जैसे ये इसको देगा तो इसके पास तो 60 हो गए, इसके पास 20 हो गए, तो 3 गुना हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या बोला, इसके पास कितना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, तो दुगना तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा। इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे, तो ऑप्शन से चेक करोगे, आंसर आ जाएगा चुटकियों में। इसी सवाल को करने में 10 सेकंड लगेंगे यहाँ पे, और इस सवाल को यहाँ पे करोगे इस तरीके से तो फिर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तरीके चेंज करने से क्वेश्चंस का आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन टाइम जरूर आपका डिफरेंस आएगा टाइम में, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो यहाँ से कैलकुलेटिव सवाल है। क्या बोला है यहाँ से, देखो इसको क्या कर सकते हैं, क्यूब में दे रखा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका क्यूब ही हटा देता हूँ, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो ये बन गया आपके पास क्यूब हो गया। ये जो क्यूब रूट है वो हट गया, दोनों तरफ क्यूब करते, तो ये तो हट गया। यहां से क्या बन गया, 8 इंटू 8, तो 8 का स्क्वायर बोल दूं, और यहां से बन रहा है 2 जीरो नीचे है और 1 जीरो यहां पे है, तो नीचे 3 जीरो बन गए, तो 3 जीरो बन गए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर माइनस 3 लिख सकता हूं, इंटू पी हो गया, इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास कितने जीरो हैं, नीचे 3 जीरो, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएंगे, यहां पे 1 जीरो आएगा, तो 4 जीरो हो गया, तो 8 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितना होगा, यहां से 3 और 1 4, तो ये होगा इंटू, यहां से देखो क्या बन रहा है, यहां से ये बन रहा है, इसका क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो मैं अलग अलग कर दूं, इसका क्यूब कर दूं और इसका जैसे ही क्यूब रूट करेंगे तो ये तो क्यूब बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा, ये होगा। आपको पी अपॉन क्यू की वैल्यू चाहिए, तो पी अपॉन क्यू चाहिए, तो क्यू नीचे आ जाएगा, यहां से ये क्यू आ गया नीचे। अब इसको सोल्व कर दो, पी अपॉन क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये हो गया देखो 8 की पावर, ये हो गया 8 की पावर 6, और ये बन गया आपके पास 10 की पावर माइनस 12, नीचे आ रहा है आपके पास 8 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 3, तो यहां से आप सोल्व करोगे, देखो 2 है माइनस हो जाएगा, जब भी यहां से पावर में हो, पावर यहाँ पे बेस समान हो, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कैसे, यहां से एक रूल पता होगा, ए अपॉन बी है, सॉरी ए अपॉन यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन, अगर एम ज्यादा हो तो, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 6 माइनस 2 यानी हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 12 में से 3 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 8, 9 होगा क्या, यहाँ से 10 की पावर माइनस 9, तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 होगा, 8 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ ए 12 मीटर स्टील वायर tied to its top end affixed on the ground. If the steel wire makes an angle of 30 degree with the horizontal grounds, then the height of the pole is equal to, बहुत ही सिंपल सवाल है ये तो, अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ी सी बेसिक तरीका समझा है, देखो क्या है, ये जो एंगल बन रहा है, या मैं इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ कि ये एक पोल है और ये एक वायर से बंधा हुआ है इस तरीके से, ये कितना है, ये 12 मीटर का वायर है, ये 12 मीटर का वायर है, और ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे पूछा गया है ये वाली हाइट क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखना हाइट एंड डिस्टेंस में, कि जो 30 डिग्री होता है, इस 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसका ही डबल होती है हाइपोटेनस, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये 2 होगी, तो इसकी इस साइड की दुगनी होती है ये वाली साइड, ये 12 है, इसका मतलब ये वाली साइड क्या होगी, तो 6 ही तो होगी, तभी तो इसका डबल होगी। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं लगानी है आपको, कुछ कंसेप्ट ध्यान रखना है, कैसे, देखो ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये एच है तो ये वाली एच रूट 3 होगी, इसका रूट 3 मल्टीपल होगा। अगर ये वाली मान लीजिए 60 डिग्री है, ये मान लीजिए 60 है, ये आपको एच दे रखा है, तो ये वाली जो साइड होगी नीचे वाली, ये इसकी एच बाई रूट 3 होगी। अगर ये 45 है, अगर ये 45 डिग्री है, तो दोनों ही क्या होगी, सेम होगी, और ये वाली रूट 2 होगी, ठीक है। अगर यहां से एक चीज और दे रखी हूं, अगर ये 30 डिग्री दे रखी है और ये वाली साइड 1 है, तो ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, दुगनी होगी इस इस हाइट की, ठीक है। तो ये होगी, तो इसमें जो रेशियो होता है ना आपके पास, तो ये हो गया आपके पास, ये एच रूट 3 है, ये एच है, तो ये क्या होगा, 2h हो जाएगा भाई, जिसके सामने वाली डबल हो जाएगी 2h। तो जिसी तरीके से यहाँ से 12 है तो ये क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है यहाँ पे है, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको फिर ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री टेन थीटा वगैरह वो चीजें नहीं लगानी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहां से बोला है क्या कि इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 13, 5, 12 देन हाउ देन टू ऑफ इट्स एंगल्स आर एक्यूट एंगल। बिल्कुल सही बात है यहाँ से कि देखो यहाँ से क्या है, ट्रिपलेट है 5, 12, 13, तो 5, 12, 13 क्या है, ट्रिपलेट है, तो एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 है, बाकी के क्या है, छोटे हैं। दोनों एंगल 90 से कम है तो एक्यूट एंगल है, तो बिल्कुल सही है। अगर इसमें ये है तो दो कोण न्यूनतम है, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी भुजा एल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो एल स्क्वायर बाई 2 से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है, देखो थोड़ा सा यहां से ध्यान रखना कि अगर नीचे वाली साइड बड़ी है, नीचे वाली साइड में मान लेता हूं ये वाली साइड बड़ी है, एल है, तो ये वाली पूरी साइड लंबी है, इन दोनों साइड से लंबी है, तो क्या ये जो हाइट होगी ये तो इस एल से कम ही तो होगी, एल तो नहीं होगी, इस एल से छोटी ही होगी। इसका एरिया भी जब आप निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे, और यहाँ पे तो ये छोटी आ रही है, ये तो एल तो है ही नहीं। अगर ये पूरी एल होती, बराबर की एल ही होती, तब तो एल स्क्वायर बाई 2 एरिया आ जाता, और अगर एल से बड़ी होती तब एरिया बड़ा आता। तो ये तो छोटी है, तो एल स्क्वायर बाई 2 से एरिया हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, अगर एक साइड बड़ी है एल है तो यहां से पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा सही है। तीसरा आपसे बोला है कि 2a 2a और 3a भुजाओं वाले एक समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया है वो 3√3 a स्क्वायर बाई 2 होता है। कैसे, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जैसे 2a है, ये 2a है, ये नीचे वाली साइड 3a है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इसका एरिया निकालने के लिए हमने ये परपेंडिकुलर डाला जो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये 3 है तो ये आधा हो जाएगा 3/2a, और ये भी हो जाएगा 3/2a। बेस हमें पता है, हाइट नहीं पता, हाइट निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये वाली जो हाइट आएगी इसका स्क्वायर करोगे 4a स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो 9/4a का स्क्वायर कर दोगे और इसका रूट कर दोगे, तो 16 माइनस 9 करोगे तो ये बनेगा √7 डिवाइडेड बाई 4, √7 डिवाइडेड बाई 2a। अब जो आंसर आएगा ना वो √7 का मल्टीपल आना चाहिए था, यहाँ पे तो √3 दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। जो एरिया आएगा ना यहाँ पे बेस इंटू हाइट करोगे तो √7 आना चाहिए था इसमें, लेकिन इसमें तो √3 दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा और यही गलत होगा, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपसे क्या बोला है कि किसी ट्राइंगल की भुजाओं के मिड पॉइंट को अगर जोड़ा जाए तो इसका जो एरिया होगा, एक ट्राइंगल है इसके अगर मिड पॉइंट को आप जोड़ोगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, सभी सेम बनेंगे और एक 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 इस तरीके से। तो जो कंप्लीट एंगल ट्राइंगल होगा उसका 1/4 होगा ये वाला है, या ये वाला कोई सा ही बोल दो, ये क्या होगा यहां से 1/4 होगा, यानी चौथा हिस्सा होगा पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का। नेक्स्ट देखो यहां से क्या बोला है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन दोषपूर्ण दबाटों का प्रयोग करता है और इस तरीके से वो 25% का प्रॉफिट कमाता है। अगर उसने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने % की डिस्काउंट देनी पड़ेगी। देखो वो यहां से बेईमानी करके वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा था, अब वो चाहता है 25% का तो प्रॉफिट कमा रहा था, अब इस पे वो कुछ डिस्काउंट देना चाहता है, कुछ डिस्काउंट देना चाहता है, और ओवरऑल उसका कितना आना चाहिए, यहाँ पे 10% प्रॉफिट आना चाहिए, 10% प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये क्या सक्सेसिव हो गया क्या, कि इन दोनों का जो सक्सेसिव है वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ऑप्शन से कर लो कि 25 और 8 का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव यहां से इसको बढ़ाया गया, इसको छोटा गया, तो ये तो प्लस में है और ये डिस्काउंट किया गया है, तो इनका जो सक्सेसिव हो 10 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो यहां पे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, 25 और जो संख्या होगी उनमें इंटीजर आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। तो यहां पे ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 को मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर बने, तो ये तो पॉइंट में देगा। और यहां से ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। 25 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 25 × 12 डिवाइडेड बाय 100 यानी 3। 25 माइनस 12 करोगे 13, 13 माइनस 3 होगा 10%, यही सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये भी पॉइंट में देगा तो ये भी नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन दे रखा था जिसमें इंटीजर में दे रखा था और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहां से क्या बोला है, 50,000 रुपए के बिजली बिल के लिए 30% की छूट और 26% और 5% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बीच में अंतर कितना होगा। एक तो डिस्काउंट आपको 30% का दे रखा है, 30%, और एक डिस्काउंट दे रखा है 26% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट। ये सक्सेसिव का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान ही होना चाहिए। तो यहां से इनका सक्सेसिव क्या होगा, देखो 25 सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी निकालते हो तो आप क्या कर दो, x + y माइनस XY बाई 100 निकाल दो, ये माइंड में होना चाहिए आपका। तो 26 और 5 31 करोगे, 31 माइनस 26 × 5 करोगे 130 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 1.3% होगा। तो ये होगा यहां से, इसमें से आप 30%, इनका डिफरेंस तो बताना,
इनका डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0.3%। 0.3%, तो आप बोल दोगे 50,000 का 0.3% कितना होगा, ये होगा 150। आंसर। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्षों के बाद में उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। इस 4/3 का मतलब क्या है कि उसने 3 रुपए लिए थे और 4 रुपए लौटा दिए। 3 रुपए उसने लिए, 4 रुपए उसने लौटा दिए, तो ब्याज को कितना रुपए दिया, 1 रुपए ब्याज दिया। किस पे, 3 रुपए पर। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और इंटू 100, यहां से सोल्व करोगे 1/9 बन गया। 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है, 11 से 1/9%। आंसर। इस तरीके से आपको एग्जाम में करने होंगे। आपको फ्रैक्शन पूरी पता होनी चाहिए परसेंटेज की, क्वेश्चन को कभी नहीं सोल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, 1/9 दिखते, मैं यहाँ पे टेबल नहीं बोलूंगा। फिर 1/9 की फ्रैक्शन मुझे पता है 11 से 1/9% होती है, तो देखते ही आंसर आएगा। एक दुकानदार ने अपना माल है वो अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा। अंकित मूल्य के आधे दाम पे बेचा, यानी मार्क प्राइस अगर 2 रुपए था, उसने बेचा कितने में, 1 रुपए में। आधे दाम पे ही बेच दिया, ठीक है। और इस प्रकार उसे 17% की हानि हुई, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, तो उसने बेचा कितने में, 17% लॉस पे। यानी कितने रुपए में बेचा होगा, 83 रुपए में बेचा होगा। 83 रुपए में बेचा होगा, तभी तो 17% की हानि हुई होगी। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, तो सेलिंग प्राइस 83 रुपए थी। और यहाँ पे 1 यूनिट है। अब इसने ये बोला है कि अगर अपना माल वो अंकित मूल्य पर ही बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो यहां से क्या हो गई, इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको 83 दे रखी है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको, मार्क प्राइस चाहिए, और तो क्या आएगा, यहां से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 और 6, 166 रुपए में। यानी 100 रुपए की चीज को अगर वो 166 रुपए में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा उसको, 66% का प्रॉफिट होगा क्या। यही इसका आंसर हो गया। तो बहुत इजी सवाल भी पूछे जाते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, और कुछ हार्ड लेवल के भी पूछे जाते हैं। अभी तक तो कोई हार्ड सवाल आया नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़े से कैलकुलेशन आपको देखने को मिल सकती है, बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं देखने को मिलेगा। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, उसमें 64% मतदाताओं ने वोट किया है, 4% को इनवैलिड कर दिया गया, और एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले हैं, जो टोटल वैलिड वोट का 64% था। टोटल वैलिड वोट का 64% था। आपसे पूछा गया है टोटल वोट क्या है। एक लाइन में करना बताता हूं हमेशा, कि जब भी मैंने यहां से देखो टॉपिक पढ़ा है ना, एक लाइन में कैसे करते हैं। आपको बेसिक तरीका नहीं लगाना कि आप 100 मान रहे हो फिर इसमें से कर रहे हो, कैलकुलेटिव बना दोगे। एक लाइन में कैसे करते हैं, आप बोलोगे टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट है वो अक्स है, ठीक है। उम्मीदवारों के बीच में हुआ, 64% ने ही वोट दिया है, कि जितने वोट थे, कि जितने कैंडिडेट थे उनका 64% ही वोट डला है। तो 64% का मतलब आप क्या बोलोगे, 16/25, फ्रैक्शन ही लिख दोगे आप, 16/25, यानी 25 में से 16 ने ही वोट किया है, ठीक है। टोटल का 16/25 ही वोट लगा है। जो वो वोट हुए हैं, वोट दिए हैं, उनमें से भी 4% को क्या कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। तो 4% का मतलब क्या हो गया, 1/25, यानी 25 में से एक व्यक्ति को हटा दिया गया। तो 25 में से एक व्यक्ति को हटा दिया तो बचे कितने, 24। तो इस अक्स का इतना पार्ट बच गया, ये हो गया वैलिड वोट। ये आपके पास वैलिड वोट आया है। अब बोला गया कि एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 64% मिला है, तो 64% का मतलब फिर से 16/25 हो गया क्या, क्लियर है। तो इसको इतना मिल गया। और ये जो वोट मिला है, इनकी संख्या कितनी आपको दे रखी है, 12,288, 12,288 दे रखी है। और यही आपसे पूछा गया है कि अक्स की वैल्यू क्या है, टोटल कैंडिडेट की वैल्यू या टोटल संख्या कितनी है वोट की, वो कितनी है, ये पूछी है। तो अक्स की वैल्यू निकाल दो आप यहां से। तो क्या आएगा, देखो यहां से सोल्व करना ही पड़ेगा। 16 से डिवाइड करोगे, 16 पंजे 80, 16 चिगाड़ी छिंगनमो, 16 साते 112, 10 बचेगा, 16 चिगाड़ी छिंगनमो हो गया, 8 4 12, 16 चिगाड़ी छिंगनमो, 16 सात 112, 16 इंट 128 हो गया। फिर यहाँ से 16 से वो डिवाइड कर दो, तो 16 पंजे 80 होता है, तो 16 चौक 64 होगा, और 16 इंटे 128 हो गया, 24 2 48 हो गया। तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25। तो 25 का क्यूब होता है 15,625, तो 15,625 का डबल होगा, 15,625, ये 25 का क्यूब होता है, इसका डबल होगा। आंसर हो जाएगा आपके पास 31,250 आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा 31,250। तो एक लाइन में इस तरीके से हम एग्जाम में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से क्या बोला है कि मान लीजिए कि ए बी सी और पी क्यू आर है, वो दो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और इसमें ए है वो पी के बराबर है, जो ए है वो पी के बराबर है, बिल्कुल सही है। जो बी सी है,
ये जो बीसी वाली साइड है ये आपकी दे रखे हैं 29, और जो पीआर साइड दे रखी है ये पीआर। और जब कॉन्ग्रुएंट है तो पीआर दे रखा हो चाहे एसी दे रखा हो, दोनों भी सेम होंगे। यानी आपको एसी भी दे दिया कितना है 21 है, तो मैं पीआर बोल दूं या एसी बोल दूं, बात एक ही है। तो बीसी 29 है, एसी 21 है, और आपसे पूछा क्या है कि एबी की वैल्यू क्या होगी, और एंगल आपको दे ही रखा है यहां से, ठीक है। एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो ट्रिपलेट आप देख लोगे 21 29 है, यानी 20 21 29 होगा। ये हो गया इसका आंसर, 20 21 29 ट्रिपलेट। ये इस तरीके से है। ये जो ट्राइंगल है आपके पास ए है, ये मैं बोल दूं बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री बन गया। बीसी आपको दे रखा है, ये जो बीसी है ये 29 है, और जो पीआर दे रखा है 21 है, यानी एसी आपको दे रखा है ये 21 है। तो ये 21 है 29 है, तो ये वाली साइड क्या होगी 20 होगी। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से क्या बोला है, टाइम एंड वर्क से पूछा गया सवाल है कि ए और बी है वो एक काम को 9 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी है वो एक काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बी और सी है वो इसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि ए बी और सी हैं, जबकि ए बी और सी हैं वो इस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा, आप बोलोगे यहां से इनका एलसीएम क्या होगा, जो टोटल वर्क हो जाएगा 9 18 और 72, यहां से एलसीएम हो गया 9 इंट 72, एफिशिएंसी इसकी आ गई 18 18 54, 18 चौक 72 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 8 9 72 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, आपको चाहिए ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए ना, तो एक ही चाहिए एफिशिएंसी, तो क्या कर दोगे बीसी की वैल्यू पुट कर दोगे यहां से 9 में। तो बीसी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो 9 माइनस 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। सी की अगर चाहिए तो एबी की वैल्यू पुट कर दोगे, 8 घटा दोगे 9 में से तो 1 आ गई, तो 5 + 1 6। तो एसी को कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 72 डिवाइडेड बाई इनकी एफिशिएंसी 6, तो यहां से लगेंगे इसको 12 दिन। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि दिए गए आंकड़ों का आपको बताना है मोड। मोड का मतलब कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो मोड में आप देखोगे यहां से 21 15 16 48 6 15 44, तो यहां पे मुझे 15 ज्यादा दिख रहे हैं। देखो 15 1 2 3 और 4, ये 4 बार आए हैं यहाँ पे। और 16 16 तो नहीं 2 बार आए हैं, और यहां से 6 देख लो आप, 6 है वो 6 तो 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा है 15 आया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी है वो क्रमशः 25,000, पार्टनरशिप का सवाल देखो यहां से 25,000 और 50,000 रुपए की धनराशि के साथ में कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए है वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ये 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। बी है ये 50,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, 7 महीने बाद में 30,000 रुपए की धनराशि के साथ में सी भी इसके साथ में जुड़ जाता है। तो सी है वो सी 30,000 रुपए देता है, सी 30,000 रुपए करता है, और 7 महीने के बाद में, तो 7 महीने के बाद में तो बचे कितने महीने बचे आपके पास, तो 7 के बाद में 5 महीने बचे हैं, तो इसने तो 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, आगे क्या बोला है यहां से बोला है कि 7 महीने सी भी उनके साथ में जुड़ जाता है, और 9 महीने बाद ए अपना योगदान वापस ले लेता है। तो ए ने 9 महीने के लिए लगाया है, तो ए ने तो 9 महीने के लिए लगाया है, 9 मंथ के लिए। और बी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी पूरी साल के लिए लगाए हैं, तो इसने 12 महीने के लगाए हैं। ठीक है, तो ये इनका टाइम का दे रखा है। तो जब भी आपको प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, तो इनने किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है और किस रेशियो में इनने टाइम के अकॉर्डिंग आप देख लोगे कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे, ये तरीका देख लो, इनमें जो कट रहा है तो काट दीजिए। देखो 3 को यहाँ पे 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो। ठीक है, अभी भी कुछ कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 6 30 हो जाएगा। ये हो गया 10, यहाँ से 5, अभी भी कुछ कट रहा है, 3 से और कट रहा है, तो ये हो गया 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 तिया 15, 10 चौक 40 और 5 दूनी 10, ये बन रहा है। ठीक है, अभी भी इसमें 5 भी कट रहा है क्या, तो 5 तिया 15, 5 अंटे 40 और 5 दूनी 10, ये हो गया इनका प्रॉफिट का रेशियो। ये प्रॉफिट का ओवरऑल प्रॉफिट का रेशियो आ गया। कितना बोला है 3900 रुपए है, 3900 रुपए को बांटना है इनमें, तो 8 और 3 11 और 2 13। और किसका पूछा है आपसे, सी का पूछा है क्या, तो सी को कितना मिलेगा 2, तो यहां से 13 3 39 यानी 600 रुपए, सी को मिलेंगे 600 रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या बोला है कि एबीसी में ए है 85 डिग्री है, सी है 58 डिग्री है, और जो पी क्यू आर है वो एबीसी के सिमिलर है। अब देखो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से दो सवाल पूछे गए हैं, एक सिमिलरिटी का हो गया, एक कॉन्ग्रुएंसी का हो गया। तो पी क्यू आर और एबीसी क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो सिमिलर है तो यहां से क्या हो जाएगा, ए और सी तो आपको दे रखा है, ए भी दे दिया, सी भी दे दिया, और यहां से पूछा क्या है कि इनके संगत क्यू का मान क्या होगा, इस क्यू का मान क्या होगा। तो इस ट्राइंगल में बोल दो आप कि बी के एंगल का मान क्या होगा। आपको ए पता है, सी पता है, तो क्या बी निकाल सकते हो, और बी निकालोगे तो जो बी होगा वो सेम किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। तो एक ट्राइंगल के दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल बता सकते हो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, तो 8 और 5 13 यानी 14, और ये होगा 143। 143 से 180 में से घटा दो कि लास्ट में 7 आएगा, ये होगा आंसर। लास्ट सवाल देखो यहाँ से 30 नंबर का क्वेश्चन। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की गई है, शंकु के आयतन में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, कितना इंक्रीज होगा, तो ये भी सक्सेसिव का ही हो गया। यहाँ से आयतन क्या होता है वॉल्यूम, आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर को और एच को, रेडियस और हाइट को 25% ही इंक्रीज किया गया है, यानी डिपेंड किस पे कर रहा है, रेट और हाइट, यानी क्यू पे हो गया क्या एक तरीके से, दोनों ही सेम है तो क्यू भी बोलोगे आप। तो ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड आर और एच पे कर रहे हैं, तो 25% का आप 3 साल के लिए 3 बार आप सक्सेसिव कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा यहाँ से इनका ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। तो 25% का देखो डायरेक्ट तरीका मैंने बताया 3x स्क्वायर और x क्यूब, यही तरीका होगा, बाकी तो सारे कैलकुलेटिव रहेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा तरीका है, यही आप लगाना आपको एग्जाम में। तो 25 या 75 हो गया, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1275 हो गया, और यहां से 25 का क्यूब करोगे तो 15625 हो गया। आपको दो दो डिजिट रखना है, ये 2 डिजिट रखोगे 156 इधर भेज दोगे, तो ये हो गया 25। यहाँ पे आप जोड़ोगे 6 और 5 11 का एक हासिल की एक चला जाएगा, 7 5 12 और एक 13 का 3 हासिल एक चला जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 3 और 1 4, ये 14 हो गया। ये 14 आगे चला जाएगा, 75 और 14 जोड़ोगे यहाँ से तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये गलत हो गया क्या यहाँ से, 25 का 625, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 36 18, यहाँ पे बनेगा 1875, तो ये 100 इसमें जोड़ोगे तो ये बनेगा आपके पास कितना, 5 और 6 11, 7 5 12 13 हासिल 1 8 9 10 का 0 हासिल 1 चली जाएगी। ठीक है, कुछ गलत कैसे हो रहा है ये, 15625 है, 156 इधर जोड़ दोगे आप, 156 यहाँ पे जोड़ोगे। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपसे, ये बन जाएगा 25, यहाँ पे 11 का 1 हासिल 1 चली जाएगी, 5 और 7 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 चली जाएगी, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 चली जाएगी 20, और ये बन रहा है 75। लेकिन यहाँ पे भी 2 डिजिट ही रखनी है तो 20 इधर आ जाएगा, ये तो ये बन जाएगा 95, 95.3125% आ जाएगा, 95.25 आ जाए 3125, ये आएगा। तो 95.3125, तो 95.3125 ये होगा आंसर। सबसे बेस्ट तरीका यही है, 3 साल के लिए आप 3x स्क्वायर x क्यूब से निकाल लीजिए, 2 साल के लिए फॉर्मूला ही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से। ठीक है, तो ये जब भी आपके सक्सेसिव आए तो इस तरीके से आप करोगे। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, 25% है, 25% का मतलब 1/4 हो गया, तो 4 से 5 हो गया, इसका क्यूब कर दोगे और इसका क्यूब कर दोगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 125, और यहाँ से ओवरऑल देख लो आप तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, तो ये हो गया आपके पास 6 6 दूनी 12, 61 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100, लेकिन ये कैलकुलेटिव हो जाएगा आपके पास, 61 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100 करोगे ना तो फिर ये कैलकुलेटिव बनेगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, बाकी आंसर सेम आएगा 95.3125। इनको आप याद भी कर सकते हो अगर आपसे याद रहता है। ठीक है, तो ये होगा आपके पास 30 सवाल, बिल्कुल यहां से मैंने आपको सारे मल्टीपल अप्रोच से बताएं किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका CHSL का एक पेपर हो रहा है, उसको हम सोल्व करेंगे। इसके बाद में हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, CGL में पूछे गए जितने भी प्री में पूछे गए सवाल हैं उनके टाइप वाइज क्वेश्चन, जैसे हमने SSC GD में किया था सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।